नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा से पहले सिमडेगा के 88,606 लाभुकों को मिली मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सिमडेगा में 88,606 लाभुकों को सितंबर माह 2025 की सम्मान राशि प्रति लाभुक 2,500 रुपए की दर से प्रदान कर दी गई है। इस प्रकार कुल 22,15,15,000 रुपए की राशि लाभुकों के बैंक खातों में आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की गई है। जिला नियोजन पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी सामाजिक सुरक्षा कोषांग आशा मैक्सिमा लकड़ा ने बताया कि यह राशि दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा के पूर्व लाभुकों तक पहुंचा दी गई है। गुमला में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। जेजेएमपी के 2 सब जोनल कमांडर सहित 3 ढेर AK-47 सहित 3 हथियार भी किया बरामद। गुमला के बिशुनपुर थाना क्षेत्र में आज बुधवार को पुलिस और झारखंड जन मुक्ति परिषद जेजेएमपी के नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 उग्रवादी मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 2 सब जोनल कमांडर शामिल थे। इनमें से एक पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस घटना को गुमला पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। यह मुठभेड़ सुबह हुई जब पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि बिशुनपुर प्रखंड के जालिम क्षेत्र में कुछ नक्सली जमा हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत कार्रवाई के लिए पहुंची। इस दौरान पुलिस का सामना जेजेएमपी के ब्रिजेश यादव की टीम के साथ हुआ। यह एनकाउंटर बिशुनपुर के केचकी स्थित रोगरी टोली के घने जंगल में हुआ है। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 3 उग्रवादी ढेर हो गए हैं। मृतकों की पहचान लालू लोहरा, छोटू उराव और सुजीत उराव के रूप में की गई है। लालू लोहरा और छोटू उराव दोनों ही सब जोनल कमांडर थे। इनमें छोटू लोहरा पर 5 लाख रुपए का इनाम था। वे कई आपराधिक मामलों में वांछित थे। आज होने वाली सीएम हेमंत कैबिनेट की बैठक शुरू। सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हो रही है। यह बैठक झारखंड मंत्रालय में दोपहर 3 बजे से शुरू हुई है। आज की हो रही इस कैबिनेट बैठक में कई मुख्य एजेंडों पर मुहर लग सकती है। वहीं यह संभावना है कि सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के सख्त आदेश दिए हैं। वहीं इसकी देरी को लेकर सरकार को फटकार भी लगाई गई है। इसके पूर्व 2 सितंबर 2025 को झारखंड कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, जिसमें कुल 67 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए छात्र की मौत। गिरिडीह के जमुआ में हुआ हादसा। लाइब्रेरी पढ़ने जा रहा था, ट्रक चालक हुआ फरार। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के हाडोडिया गांव के 23 वर्षीय त्रिदेव कुमार वर्मा की आज बुधवार सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। त्रिदेव पढ़ाई में होनहार छात्र था। वह सीओडी में किराए पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। प्रतिदिन की तरह वह सुबह बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर स्थित लाइब्रेरी पढ़ने जा रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। गंभीर घायल त्रिदेव को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर पर परिजन अस्पताल पहुंचे और कोहराम मच गया। त्रिदेव के शव को लेकर परिजन और ग्रामीण शहर के देवघर गिरिडीह मुख्य सड़क जाम कर दिया। सूचना पाकर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। झारखंड स्थापना दिवस पर महिलाओं को बड़ा तोहफा। शुरू होगी सीएम मैया बलवान योजना। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की लगभग 50 लाख महिलाएं हर माह 2500 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं। अब राज्य सरकार इन महिलाओं को केवल वित्तीय सहायता तक सीमित न रखते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और उद्यमशील बनाने की दिशा में एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इस नई योजना का नाम मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना रखा गया है, जिसकी औपचारिक घोषणा 15 नवंबर को झारखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ना है। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। उन्हें जोहार योजना के माध्यम से व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार चाहती है कि मासिक 2500 की सहायता राशि केवल बैंक खातों में न पड़ी रहे, बल्कि महिलाएं इसका सृजनात्मक उपयोग करते हुए अपना व्यवसाय खड़ा करें। हाईकोर्ट ने कहा, सरकार पेसा रूल बनाकर आए। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को। पेसा कानून की नियमावली तैयार करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि हम केवल आदेश देते रहेंगे और सरकार सुनती रहेगी, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत ने सरकार से स्पष्ट रूप से कहा कि अगली सुनवाई से पहले पेसा रूल्स तैयार कर अदालत में पेश किए जाएं। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर तय कर दी है। साथ ही
पेशा नियमावली तैयार न होने तक राज्य में माइनर मिनरल अल्प खनिज के आवंटन पर लगी रोक को हटाने से भी इनकार कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पेशा कैबिनेट में आ चुका है। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का लिया संकल्प। जमुआ प्रखंड क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर अब आम लोगों भी आवाज बुलंद करने लगे हैं। इसी क्रम में जमुआ प्रखंड के एक जागरूक व्यक्ति ने मां दुर्गा के समक्ष संकल्प लिया है कि जब तक जमुआ को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बना देंगे तब तक वह पाँव में चप्पल नहीं पहनेंगे और न ही दाढ़ी बाल कटवाएंगे। यह अनोखा निर्णय अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। संकल्प लेने वाले व्यक्ति ने कहा कि जमुआ में विकास योजनाओं से लेकर आम लोगों के काम तक में भ्रष्टाचार गहरी जड़ें जमा चुका है। आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालयों के चक्कर काटती रहती है, लेकिन उन्हें बिना सुविधा शुल्क के समाधान नहीं मिलता। ऐसी व्यवस्था ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि जब जनता को संगठित होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट। 27 सितंबर से मौसम होने लगेगा सामान्य। 26 तक वज्रपात और तेज हवाओं का खतरा। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के गहराने से झारखंड में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई से पहले राज्य में जोरदार बारिश हो रही है। अब तक झारखंड में औसतन 1156.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। यह सामान्य से लगभग 10% ज्यादा है। मौसम केंद्र रांची ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आज से 26 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और खुले मैदानों, पेड़ों तथा बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। वहीं उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी मध्यम दर्जे की बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 25 सितंबर को गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। विभाग ने कहा कि 27 सितंबर से मौसम सामान्य होने लगेगा। 28 से 29 सितंबर को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। ओवरटेक करते समय ट्रक से टकराई बाइक, एक की मौत। तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था युवक। कामडारा बस्ती जाते वक्त हुआ हादसा। गुमला में बुधवार दोपहर को रांची सिमडेगा मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। घटना में एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरा युवक जख्मी है। कामडारा थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर बस्ती के पास यह हादसा हुआ। जरिया निवासी जतरू स्वांसी और जमटोली निवासी बीशु लोहरा एक ही बाइक पर सवार होकर कामडारा बस्ती जा रहे थे। दोनों सामान खरीदने निकले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक तेज गति से चल रही थी और दोनों युवक बिना हेलमेट के थे। एक बस को ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उनकी बाइक की सीधी टक्कर हो गई। बीशु लोहरा ट्रक के टायर के नीचे आ गया और घटनास्थल पर मौत हो गई। जतरू स्वांसी गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल जतरू को पहले कामडारा CSC ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कामडारा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक और बाइक को जब्त कर लिया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई कर रही है। कल से खुलेंगे पूजा पंडालों के पट। बकरी बाजार समेत कई पंडालों का उद्घाटन शुक्रवार को। रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पंडालों का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लगातार हो रही बारिश से पूजा समितियों की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद समितियां दिन रात मेहनत कर समय पर पंडाल श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी में जुटी हुई हैं। कारीगर भी पंडालों को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। कल गुरुवार से अलग अलग पूजा पंडालों के पट खुलने भी शुरू हो जाएंगे। कल 25 सितंबर को महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति बूटी मोड़ का पट खुलेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कल शाम 6 बजे पंडाल का उद्घाटन करेंगे। वहीं 26 सितंबर को रांची के कई प्रमुख पूजा पंडालों का उद्घाटन किया जाएगा। इनमें OCC क्लब, दुर्गा पूजा समिति, भारतीय युवक संघ बकरी बाजार, ज्योति संगम श्री दुर्गा पूजा समिति, बालकृष्ण स्कूल, चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति मेन रोड और रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति शामिल है। नियमावली में संशोधन के बाद इंटर, डिप्लोमा व मैट्रिक लेवल पदों पर निकलेगा विज्ञापन। 1300 पदों पर बहाली जल्द ही तकनीकी और ग्रेजुएट लेवल के करीब 1300 पदों पर बहाली का विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं। इसमें जहां तकनीकी क्षेत्र के लगभग 1000 पद शामिल होंगे, वहीं स्नातक स्तर पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 300 पद भरे जाएंगे। हालांकि इंटर, डिप्लोमा और मैट्रिक लेवल पदों के लिए फिलहाल विज्ञापन नहीं निकलेगा। इन पदों के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। बदलाव मुख्य रूप से
प्रारंभिक पीटी और मुख्य मेंस परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर किया जा रहा है। दुर्गा पूजा में 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त जवान व अफसर होंगे तैनात। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में बनाने के लिए झारखंड पुलिस ने बड़े स्तर पर सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के सभी जिलों में 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त जवान और अफसरों की तैनाती की जा रही है। ये जवान पूजा पंडालों, चौक चौराहों, क्यूआरटी टीम, ट्रैफिक ड्यूटी और अन्य आवश्यक कार्यों में लगाए जाएंगे। इसमें करीब 6,000 होमगार्ड के जवान शामिल हैं, जबकि बाकी बल रैब, पुलिस अकादमी, ट्रेनिंग सेंटर और अन्य वाहिनियों से लिए किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को अतिरिक्त बल उपलब्ध करा दिया है। रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर में सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जवान और अफसर तैनात होंगे। इनकी तैनाती 26 सितंबर से शुरू होगी। रांची में किराना दुकानदार पर जानलेवा हमला, रंगदारी और लूट का आरोप। रांची के पुंदांग ओपी क्षेत्र के सेल सिटी के पास एक किराना दुकानदार अरविंद कुमार पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि 2 युवकों ने उन्हें फोन कर घर से बुलाया और चाकू मारकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल अरविंद किसी तरह जान बचाकर घर लौटे, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए धुरवा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहां उनका ऑपरेशन किया गया। इस मामले में घायल की मां सुनीता देवी ने पुंदांग ओपी में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने गोलू उपाध्याय उर्फ संजीव उपाध्याय पर रंगदारी मांगने और चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। प्राथमिकी में बताया गया कि 22 सितंबर के शाम करीब 4 बजे संजीव ने अरविंद को फोन कर घर से नीचे बुलाया था। लगभग आधे घंटे बाद अरविंद लहूलुहान हालत में घर पहुंचे। रांची के कटहल मोड़ में बाघ की अफवाह, आंगन में दिखा जानवर, दहशत में रह रहे लोग। वन विभाग ने जंगली बिल्ली बताया, सीसीटीवी वायरल। रांची के कटहल मोड़ इलाके में बाघ जैसा दिखने वाला जानवर के घर में घुसने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल घर में जानवर के घुसने की घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। हालांकि इसका सीसीटीवी अब सामने आया है। राजधानी के शहरी इलाके में बाघ जैसे जानवर को देखे जाने की चर्चा ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। कटहल मोड़ इलाके के लाल टॉकीज रोड नंबर 2 में रहने वाले चंपा मुंडा के किराएदार और प्लम्बर गुरु अंगारिया ने दावा किया कि शाम करीब 7 बजे उसके आंगन में बाघ जैसा जानवर दिखा। उसके मुताबिक वह आंगन में बैठा था, तभी अचानक जानवर आया और कुछ देर बाद भाग गया। हालांकि जब तक आसपास के लोग पहुंचे तब तक वह जानवर नजर नहीं आया। वन विभाग और पुलिस ने वायरल सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया है। जांच में साफ हुआ कि वीडियो में दिख रहा जानवर बाघ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली थी। इसके बाद अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और बेवजह की दहशत से बचें। कोडरमा में खिलौने की दुकान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी। जब तक आग पर काबू पाया तब तक सब जलकर राख हो चुका था। कोडरमा के झुमरी तलैया मुख्य बाजार में मंगलवार देर रात एक खिलौने की दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरे दुकान का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पाकर दुकान के मालिक दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक लपटें बेकाबू हो चुकी थी। रात करीब 1 बजे लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि आग रात 12:06 पर लगी थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह शॉर्ट सर्किट का मामला हो सकता है। वहीं दुकान मालिक को संदेह है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। दुकान मालिक ने बताया कि दुर्गा पूजा को देखते हुए उन्होंने हाल ही में 5 लाख रुपए के नए खिलौने मंगवाए थे। पहले से मौजूद 2 लाख रुपए के स्टॉक के साथ उनका कुल नुकसान करीब 7 लाख रुपए का हो गया है। त्योहार के समय बिक्री बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन इस हादसे ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। देवघर के बंधा मोहल्ले में गोलीबारी, पुराने जमीन विवाद के चलते हुई फायरिंग, दिन दहाड़े मारी 2 गोलियां, चल रहा इलाज। देवघर के बंधा मोहल्ले के रहने वाले मन्नू राय पर 2 अपराधियों ने गोलियां दाग दी हैं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल मन्नू राय को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना ने मोहल्ले में सनसनी फैला दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार मन्नू राय और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच जमीन के पुराने विवाद को लेकर लगातार तनाव चल रहा था। आज अचानक इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और घायल मन्नू राय को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। इस घटना से मोहल्ले के निवासियों में भय का माहौल है। जमशेदपुर में हाथियों की सुरक्षा पर बैठक, डीसी ने बिजली विभाग को इंसुलेटेड केबल लगाने के दिए निर्देश। जमशेदपुर समाहरणालय स्थित दफ्तर कक्ष में डीसी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम अंसारी, अपर उपायुक्त भागीरथ प्रसाद, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता व अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विशेषकर हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिजली की तारों और अन्य ढांचागत कारणों से वन्य जीवों को किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए विभागीय स्तर पर ठोस और दीर्घकालिक समाधान लागू करना अनिवार्य है।
बैठक में पूर्व के निर्देशों एवं सुधारात्मक उपायों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 1 करोड़ की संपत्ति सहित 13.24 एकड़ जमीन जब्त। ईडी ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.01 करोड़ रुपए मूल्य के मकान और 13.24 एकड़ जमीन जब्त कर ली है। यह कार्रवाई बालू के अवैध कारोबार से हुई अवैध कमाई के जरिए संपत्ति अर्जित करने के मामले में की गई है। ईडी की जांच में सामने आया कि अंकित राज ने हजारीबाग जिले के विभिन्न इलाकों में घूम कर अवैध कमाई से कृषि योग्य और आवासीय जमीन खरीदी थी। वर्ष 2021 में उन्होंने मौजा कैंटोनमेंट में 8 डिसमिल जमीन 75 लाख रुपए में खरीदी थी। इसके बाद उसी जमीन पर उन्होंने 26 लाख की लागत से पक्का मकान बनवाया था। इस मकान और जमीन की कुल घोषित कीमत 1.01 करोड़ रुपए है। अरगड्डा क्षेत्र में कोयला तस्करों का हमला, 4 सुरक्षा कर्मी घायल। सीसीएल के अरगड्डा क्षेत्र में देर रात कोयला तस्करों ने सुरक्षा कर्मियों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में 4 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि एक अन्य को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और अतिरिक्त बल को तुरंत वहां भेजा गया। घायलों में सीसीएल सुरक्षा अधिकारी दीपक कश्यप और एएसएसआई प्रदीप बाड़ा शामिल हैं। उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें नई सराय सीसीएल अस्पताल रेफर किया गया है। अन्य घायलों का इलाज गिद्दी ए सीसीएल अस्पताल में चल रहा है। बिहार पुलिस में नौकरी करने का अवसर, एसआई के 1799 पदों पर निकली वैकेंसी। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती कुल 1799 रिक्त पदों के लिए निकाली गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 26 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। बाबूलाल का सीएम को पत्र, स्वास्थ्य विभाग के टेंडर में हुई अनियमितता की कराएं उच्च स्तरीय जांच। स्वास्थ्य विभाग में टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितता को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के साक्ष्य मिले हैं। उपलब्ध रिकॉर्ड और सार्वजनिक दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि सुनियोजित ढंग से प्रतिस्पर्धा को सीमित कर कुछ खास चुनिंदा लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता नहीं बल्कि शासन की पारदर्शिता और संवैधानिक सिद्धांतों पर भी गहरा सवाल खड़ा करता है। इसलिए इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच आवश्यक है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक ही परिवार के एक ही पते पर 3 कंपनियां बनाकर पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है। पूरे झारखंड में 11 जिलों के 11 टेंडरों को मैनेज करना केवल तभी संभव है जब यह पूरा खेल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के संरक्षण में हुआ हो। धनबाद के बास्ता कोला में 15 दिन से बिजली गुल, 20,000 लोग अंधेरे में। बीसीसीएल दफ्तर पर ग्रामीणों का धरना। बस्ता कोला में बिजली आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों ने बुधवार को बीसीसीएल एरिया 9 दफ्तर के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। इलाके का 500 केवीए का ट्रांसफार्मर 15 सितंबर को जल गया था। तब से लगभग 20,000 की आबादी बिजली के बिना रहने को मजबूर है। त्योहारी सीजन में लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई, व्यवसाय और घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 3 महीनों से नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन केवल आश्वासन दे रहा है। इलेक्ट्रिक सिस्टम सुधारने के लिए 90 लाख रुपए का बजट स्वीकृत है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एरिया ऑफिस को पूरी तरह बंद कर परियोजना की ट्रांसपोर्टिंग भी रोक दी जाएगी। पारस हॉस्पिटल में अब पेट सीटी स्कैन की सुविधा, कैंसर इलाज में मिलेगी बड़ी मदद। रांची के पारस हॉस्पिटल एचईसी ने अत्याधुनिक पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन सुविधा की शुरुआत की है। यह आधुनिक तकनीक कैंसर, न्यूरोलॉजिकल और कार्डियक बीमारियों की सटीक जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारस हॉस्पिटल में पैट स्कैन की सुविधा के साथ ही हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के माध्यम से जांच से लेकर इलाज तक अब मरीजों को एक ही छत के नीचे मिलेगा। मरीजों को संपूर्ण कॉम्प्रिहेंसिव केयर मिलेगा। पारस हॉस्पिटल एचईसी रांची का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के साथ कैंसर के इलाज की संपूर्ण इलाज देगा। अब कैंसर के मरीजों को किसी बड़े शहरों में इलाज कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जूनियर चौक बॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड की टीम विशाखापट्टनम रवाना।
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के एसेंट इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में 26 से 28 सितंबर तक 16वीं राष्ट्रीय जूनियर बालक बालिका चौकबॉल प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड की बालक चौकबॉल टीम आज बरौनी पोदानूर स्पेशल ट्रेन से रवाना हुई है। इस दौरान खिलाड़ियों को विदा करने के लिए रांची रेलवे स्टेशन पर कई लोग मौजूद रहे। इनमें लोहरदगा के ग्रेटर त्रिवेणी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन प्रवीण कुमार सिंह, प्रिंसिपल SK झा और शारीरिक शिक्षक सुजाउद्दीन राजा मौजूद रहे। वहीं झारखंड राज्य चौकबॉल संघ के महासचिव ब्रिजेश गुप्ता ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और जीत कर लौटने की उम्मीद जताई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से श्रेया तिर्की बनेंगी अधिकारी, JPSC को नौकरी देने का दिया निर्देश। कहा, मेडिकल में शामिल नहीं होना रिजेक्ट करने का नहीं हो सकता आधार। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई सिविल सेवा परीक्षा में पास होने के बाद भी नौकरी से वंचित रह गई आदिवासी उम्मीदवार श्रेया कुमारी तिर्की को अब नौकरी मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग का आदेश दिया है। दरअसल आदिवासी उम्मीदवार श्रेया कुमारी तिर्की PT मेंस की परीक्षा पास कर चुकी थी। साक्षात्कार में भी वो शामिल हुई थी, लेकिन मेडिकल जांच की तारीख में कंफ्यूजन होने के कारण उसमें शामिल नहीं हो पाई थी। इस वजह से आयोग ने उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी, जिसके बाद श्रेया ने हाईकोर्ट में आयोग को चुनौती दी थी। झारखंड हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दिया है। ट्रांसमिशन निगम खड़ा करेगा अपना नेटवर्क, खुद करेगा बिजली आपूर्ति। 7 जिलों में DVC पर निर्भरता खत्म करने के लिए 8 परियोजनाएं तैयार, 3 साल में होंगी पूरी। झारखंड सरकार ने कमांड एरिया के 7 जिलों को DVC से मुक्त करने की तैयारी कर ली है। अगले 3 साल में झारखंड ट्रांसमिशन निगम अपना नेटवर्किंग सिस्टम खड़ा कर इन इलाकों में खुद बिजली आपूर्ति करेगा। इसके तहत ग्रिड सब स्टेशन बनेंगे, ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इसके बनने से DVC पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री सह ऊर्जा मंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अपने बल पर बिजली आपूर्ति करने की तैयारी करे, इसके लिए कार्य योजना बनाए। इसके बाद निगम ने 8 नई परियोजनाएं तैयार की हैं, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इन योजनाओं पर काम शुरू होगा। बिल बकाया वाले व्यावसायिक उपभोक्ताओं की बिजली कटनी शुरू। JBVNL के स्मार्ट मीटर का नया सॉफ्टवेयर एक्टिव, जीरो बैलेंस होने पर खुद कट जाएगी बिजली। रांची के प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले सभी तरह के कंज्यूमर अब अलर्ट हो जाएं। JBVNL के स्मार्ट मीटर सिस्टम का नया सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो चुका है, इसलिए अब बिल बकाया या जीरो बैलेंस होने पर स्वतः बिजली कट जाएगी। JBVNL ने फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दे रही है, मगर व्यावसायिक उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। शहर के करीब 10,000 व्यावसायिक उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर का बैलेंस खत्म हो चुका है। इनका कनेक्शन काटे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं अब आम घरेलू उपभोक्ताओं को भी ज्यादा दिनों तक राहत नहीं मिलेगी, इसलिए वे भी अपना अपना बिजली बिल ATP मशीन के माध्यम से जमा कराएं या ऑनलाइन रिचार्ज कराना शुरू कर दें। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।